स्टार्ट। सो हे गाइस, दिस इज सुखप्रीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बोर्ड को 4। और जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में हमने पिछली वीडियोस में उसके बेसिक्स कवर किए और इस वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 5-7 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी इस चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कूलम्स लॉ में। So Coulomb's law is one of the most important topics in this chapter. So let's begin with the video. So Coulomb's law कहता क्या है? हमने जैसे क्लास 11th में पढ़ा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर दो मासेस पड़े हैं हमारे पास तो उन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन यहां पे अब कूलम्स लॉ भी सेम गेम खेल गया। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस पड़े हैं हमारे पास तो उन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी डिपेंडिंग अपॉन दे आर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। राइट, सो यहां पे आगे इसकी जो है डेरिवेशन की हुई है। Force is directly proportional to Q1, Q2. Product of charges, force is inversely proportional to 1 upon r square, square of distance between them. It can also be concluded that F is equal to K Q1, Q2 by r square. अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F is equal to K Q1, Q2 by r square. अब यहां पे भैया k क्या है? k कांस्टेंट है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना था। k को हम कूलम्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं। अब यहां पे k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम। एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, और अगर एप्सिलॉन के साथ नॉट लग जाए, एक छोटी सी जीरो उसके पैर में लग जाए तो वो बन जाता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी इन वैक्यूम। एक डिफरेंट स्पेशल केस ऑफ परमिटिविटी हमने डिफाइन किया है वैक्यूम के लिए। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.856 इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होती है। और अगर आपको इसके यूनिट्स निकालने हैं तो आप डेराइव भी कर सकते हैं इसके यूनिट्स। अगर हम k की वैल्यू इस इक्वेशन में, फोर्स वाली इक्वेशन में पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर को उधर एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाके फोर्स को इधर नीचे डिनोमिनेटर में ले आए तो आपको इसके यूनिट्स मिल जाएंगे कूलम स्क्वायर, मीटर इनवर्स स्क्वायर और न्यूटन इनवर्स, इसके यूनिट्स मिल जाएंगे। अब एप्सिलॉन को थोड़ा सा समझते हैं। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी का क्या मतलब होता है? एज अ नेम सजेस्ट, परमिटिविटी परमिशन, मिलते जुलते हैं ना, वही चीज होती है। परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिशन। परमिटिविटी एक मीडियम की हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो मीडियम दो चार्जेस को, उस मीडियम में अगर हम दो चार्जेस रख दें तो उन दो चार्जेस को इंटरैक्ट करने में कितनी सहायता कर रहे हैं या कितनी परमिशन देता है। अगर हम किसी दो चार्जेस को एयर में रखें तो एयर उनको इंटरैक्ट आराम से करने देगी। अगर हम उसको वाटर में रखें तो वाटर में वो दोनों चार्जेस इंटरैक्ट कम करेंगे थोड़ा एयर से, और अगर हम वो रेत में दबा दें तो वो इंटरैक्ट ना के बराबर करेंगे। सो एवरी मीडियम हैज इट्स ओन परमिटिविटी। ठीक है, अगर परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है हर मीडियम में तो ऑब्वियसली कूलम्स कांस्टेंट k की भी वैल्यू अलग होगी, बिकॉज k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए हमने दोनों चीजों को डिफाइन किया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी इन वैक्यूम की वैल्यू क्या है? 8.8 इंटू 10⁻⁻12, और k कूलम्स कांस्टेंट वैक्यूम या एयर के लिए कितने के बराबर होता है? 9 इंटू 10⁻9। ये तो हो गया इसका SI में कूलम्स कांस्टेंट का। अगर हम कूलम कांस्टेंट को CGS में देखें तो वो होता है 1 के बराबर। राइट, आगे अच्छा अगला टॉपिक हम लोग करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। यूनिट ऑफ चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? 1 कूलम। 1 कूलम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 कूलम इज डिफाइंड as the charge which will repel
an equal and similar charge with a force of 9 into 10 raised to the power 9 Newton when placed at a distance of 1 meter from it in vacuum. क्या मतलब हुआ इसका? हम 1 कूलम को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए अगर हम 1 कूलम चार्ज को फोर्स वाले फॉर्मूले में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में पुट कर दें तो वहां पे हमारे पास, और अगर हम डिस्टेंस को भी 1 यूनिट ले लें, ध्यान में रखना हम हमेशा यूनिट डिस्टेंस को, यूनिट ऑफ चार्ज को यूनिट डिस्टेंस की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 1 मीटर है, यूनिट डिस्टेंस है, और दो चार्जेस हम 1 कूलम को डिफाइन कर रहे हैं, तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/1 विच इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो? साथ साथ लिखते भी रहो जिससे आप इक्वेशन बना के इजीली समझ सको। ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब फोर्स किसके बराबर हो गया? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1। फोर्स किसके बराबर होगी? के इन वैक्यूम और एयर कितने के बराबर होता है? 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 के बराबर होता है। अरे वाह! तो हम 1 कूलम चार्ज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज द चार्ज बिटवीन और द चार्ज विच विल रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन। अब फोर्स 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन के बराबर इसलिए है क्योंकि हमने Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू को 1 बनाया है 1 कूलम चार्ज के लिए और यूनिट डिस्टेंस के लिए, इसलिए फोर्स की वैल्यू K के बराबर होगी विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है, तो आगे हमारे पास यहां पे आता है सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट में अब ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज तो क्या है? कूलम। सीजीएस यूनिट क्या है? स्टैट कूलम। ये काफी बच्चों को नहीं पता होता या बच्चे याद नहीं रखते, लेकिन आपको याद रखना है कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? स्टैट कूलम। स्टैट कूलम को हम ESU भी लिख देते हैं। और कूलम और स्टैट कूलम में जो लिंक है, जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 स्टैट कूलम। अब इसका एक और यूनिट भी होता है, वो होता है EMU। अब 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। EMU इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद रख लो तो बहुत अच्छा है। आगे आता है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद करो, यह आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? अगर एप्सिलॉन के पैर में नॉट डाल दो तो वो क्या हो गया? परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर। अगर एप्सिलॉन को इकल्ला लिख दो तो वो क्या हो गया? परमिटिविटी इन मीडियम। अगर एप्सिलॉन के पैर में R डाल दो तो वो हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। थोड़ा थोड़ा क्लास 9th में प्लेबैक मतलब पीछे जाओ और याद करो हमने रिलेटिव डेंसिटी को कैसे पढ़ा था। रिलेटिव डेंसिटी को हमने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। हमने वाटर को एक स्टैंडर्ड रखा था, वैसे ही यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी इन वैक्यूम को स्टैंडर्ड रखा है। वहां पे वाटर डिनोमिनेटर में था, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है जिसको हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम अपॉन परमिटिविटी इन एयर, सॉरी उल्टा बोल गया, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। अब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लाएंगे कैसे भैया? फोर्स की टर्म्स में। अगर आप फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम कर दो, keeping the distance between the two charges same and the value of magnitude of two charges same, तो अगर आप एक रिलेशन फाइंड आउट करो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम, तो आपको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। करके देख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। इससे ज्यादा इस पे चर्चा करने की और जरूरत नहीं है। आगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब यार ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है? यहां से एक पेन ले लेते हैं इसके लिए। अब क्योंकि हमें पता है कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको स्केलर एज अ स्केलर क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना चाहिए।
ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो लेट्स इंट्रोड्यूस अ डायरेक्शन इन इट। मान लो ये दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। मैं एक्चुअली माउस से ड्राइंग कर रहा हूँ, इसलिए ड्राइंग थोड़ी गंदी आ सकती है, सो इग्नोर दैट। यहाँ पे अब एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना। अब थोड़ा थोड़ा क्लास 11th में रिवाइंड करो, हमने वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वहां पे हम लोग क्या करते थे, हम एक ओरिजिन को डिफाइन करते थे। यहां पे जैसे हमने किया हुआ है, एक ओरिजिन को डिफाइन कर लिया, ठीक है। दो चार्जेस पड़े हैं उस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे, जो कि एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। दो चार्जेस पड़े हैं कुछ डिस्टेंस पे। अब उन दो चार्जेस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी। मान लो ओरिजिन से जो नेगेटिव चार्ज है वो R1 की दूरी पर पड़ा है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो R2 की दूरी पर पड़ा है, और ये दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होगा R21, R2 माइनस R1, ठीक है। अब यहाँ पे R21 हमको सिर्फ इसकी डायरेक्शन से मतलब है भैया, क्योंकि हमने R21 को डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस को, याद करो हम यूनिट डिस्टेंस अज्यूम करते हैं, ठीक है, टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। अब R21 की हम R2 माइनस R1 की हमें डायरेक्शन से ही मतलब है। डायग्राम आई होप इट इज क्लियर। ये जो फोर्स F12 है ये फोर्स ऑन 1 मतलब फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है। F21 क्या है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेशन की तरफ आ जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेशन देखो, ये डेरिवेशन। अब ये डेरिवेशन हमें क्या कहती है, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, by R12 का स्क्वायर। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड का स्क्वायर इनटू जो उसकी डायरेक्शन है R12 का कैप हम हमेशा यूनिट वेक्टर के लिए डिफाइन करते हैं, जहां पे हमें सिर्फ डायरेक्शन से ही मतलब होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आके, अगर आपको याद होगा क्लास 11th में फिर चले जाओ, यहाँ पे वेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम, वेक्टर फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, तो थोड़ा बहुत वेक्टर्स आपको आना जरूरी है, ठीक है। हमने अगर क्लास 11th में पढ़ा था कि ए कैप किसके बराबर होता है, ए कैप किसके बराबर होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। वही चीज अगर हम यहां पे लगाते हैं तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, F12, यहां पे इन्होंने लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूं, अगर लिख सकूं तो सॉरी थोड़ी वीडियो यहां से धीमी होगी क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, यहाँ पे K Q1 Q लगा लो, Q1 Q2 के प्रोडक्ट को, है ना, बाय R12 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब वहां पे हमारे पास क्या था, R12 का कैप। ए कैप किसके बराबर होता है, ए वेक्टर R12 वेक्टर, R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12। अब अगर हम यहाँ पे मॉड ऑफ R12 करेंगे तो वो R12 के ही बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम क्यूब कर दिया, मैंने इसका एक स्टेप को शॉर्ट करके मैंने इसका क्यूब कर दिया, है ना। तो फोर्स बिटवीन 1 2 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R ऑफ 1 ड्यू टू 2 मतलब 2 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है उसका क्यूब इनटू न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, उनकी डायरेक्शन, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे हमें कूलम्स लॉ एक चीज ये भी बताता है कि फोर्स ऑन 2 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ 1 2। ऑब्वियसली अगर एक दूसरे पे कोई चार्ज लगा रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑल्सो द सेकेंड बॉडी विल ऑल्सो पुट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट वन, है ना। तो वही हमने किया हुआ है, फोर्स ऑफ 2 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ 1 2
बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हमने वहां पे नेगेटिव साइन दे दिया। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या कहता है भाई? कूलम्स लॉ हमें क्या क्या बताता है? यही बताता है कि Coulomb's law in vector form shows that forces are equal in magnitude and opposite in direction, जो हमने पिछली स्लाइड में किया। दो फोर्सेस, अगर दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट शोज दैट फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस आर सेंट्रल फोर्सेस। ऑब्वियसली अगर हम एक पॉइंट चार्ज को अज्यूम करेंगे तो वो फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होगी, बॉडी के सेंटर से फोर्स लग रही होगी एक दूसरे पे। अब आती है लास्ट इसकी लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं? कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। अगर मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही वैलिड है, इलेक्ट्रोडायनेमिक में ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट चार्जेस को अज्यूम करते हैं और वो भी स्टेशनरी। इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी ऑफ पॉइंट साइज। ये दो इसकी लिमिटेशन और दो इसके सिग्निफिकेंस थे। I hope this video makes sense to you and you are clear with the topic of Coulomb's law. If you like the video, like, share and subscribe it. Thanks for watching.